गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एसिड्स पढ़ रहे थे, पॉली एसिड्स जिन्हें हम डाइबेसिक या ट्राइबेसिक एसिड्स कहते हैं, और उसके अलावा हमें देखना है डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स। तो कुछ रिएक्शंस हमने पहले देखी थी बनाने की। आगे हम देखते हैं जनरल सिंथेसिस देख रहे हैं हम डाइबेसिक एसिड्स का, जिसमें हम मेलानिक, सक्सिनिक, सारे ही ग्लूटारिक, ये सारे एसिड्स हम देखेंगे। तो सबसे इसके बाद में नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस हम देखते हैं मैलिक एसिड से, जिसमें कि हम उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो हमें सक्सिनिक एसिड प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें HI से जब हम रिएक्शन करवाते हैं, एसिड हाइड्रोक्सी एसिड है, ये जो कंपाउंड हमने लिया है ये है हाइड्रोक्सी एसिड। ये कंपाउंड हम लेते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड हमने लिया है। इस हाइड्रोक्सी एसिड से हम जब इसकी HI से रिएक्शन करवाते हैं तो दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन होती है, दो एटम्स आयोडीन के कंबाइन करके और प्रोडक्ट बना देते हैं, और आयोडीन यहाँ पर लिबरेट होती है और वाटर भी यहाँ पर लिबरेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें, हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH2Br डाइब्रोमो इथेन की। डाइब्रोमो इथेन की जब हम मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये डाई मैग्नीशियम प्रोडक्ट हमको मिलता है। ये डाई मैग्नीशियम प्रोडक्ट जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह काम करता है, और इसके बाद में इसमें से इसका हम कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो COO इस तरह से बीच में जुड़ जाती है। हम जानते हैं जहाँ पर RMgX है वो बहुत अच्छा रिएक्टेंट होता है, बहुत अच्छी वहाँ पर प्रोडक्ट्स बनने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन के बाद में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस के दौरान ये यहाँ पर OH इधर लग जाता है और H इधर करके CH2COH बन जाता है, और साथ में हमें दो मॉलिक्यूल्स MgOH-Br के मिलते हैं, जो जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में बाहर निकलने वाला प्रोडक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कीटोन्स के, जो साइक्लिक कीटोन्स हैं उनका अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो उनसे भी हमें यही प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ हम देख सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन हमने किया है, तो जो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर CH2 के साथ में CH2, फिर उसके बाद में दो CH2 हैं, और ये दोनों C जो हैं ये COH में ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से हम दूसरा देखें, अगर हमने ये रिएक्शन और हायर उसके साथ में करिए, इसमें हम HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें मेलानिक एस्टर, एक बहुत अच्छा, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कई प्रकार के सिंथेसिस में इंटरमीडिएट की तरह काम में आता है और प्रोडक्ट बनाता है। इसी तरह से जो रिएक्टिव मेथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड्स होते हैं वो भी, ये हम पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं या हम आगे पढ़ेंगे, कि जो रिएक्टिव मेथाइलिन ग्रुप वाले एस्टर्स हैं वो बहुत अच्छे रिएक्टेंट्स होते हैं, और हमें हमारे डिज़ायर्ड जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए वो बनाकर हमें आसानी से दे देते हैं। इसका रिएक्टिव मेथाइलिन ग्रुप समझने के लिए हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो CH है, CH2, उसके दोनों तरफ यदि इस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये हम देखें मैं थोड़ा एक्सपांड करके इसको लिखना चाहूँगी, CH, और इसके दोनों तरफ अगर इस तरह से ग्रुप लगे हुए हैं, अगर इस तरह से ग्रुप लगे हुए हैं तो ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये ऑक्सीजन भी खींचता है, और ये, क्योंकि इन ऑक्सीजन्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की वजह से ये कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और वो इससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके इसको एज H+ बाहर निकाल देता है और ख़ुद कन्वर्ट हो जाता है कार्ब एनायन में। तो जो कार्बन आयन बनता है वो ये है।
नेगेटिवली चार्ज COOR, ये कार्बन आयन बन जाता है। और क्योंकि ये कार्बन आयन है ये बहुत रिएक्टिव होता है, इसका हम सोडियम सॉल्ट ज़्यादातर रिएक्शन में काम में लेते हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से हमें प्रोडक्ट इस तरह से मिलते हैं। ये देखें, हमने 2 मॉलिक्यूल्स मेलानिक एस्टर और एसिटोएसिटिक एस्टर, ये 2 एस्टर्स हैं जो इसी तरह से रिएक्शन देते हैं। तो हम यहाँ पर मेलानिक एस्टर लेते हैं, उसको हम फर्स्ट स्टेप में इस मेलानिक एस्टर के आपस में हम रिएक्शन करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने इसका सोडियम सॉल्ट लिया है और इसमें हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HBr से। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 2 मॉलिक्यूल्स HBr इसमें साथ में लिए जाते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स NaBr के बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है। 2 मॉलिक्यूल्स NaBr बाहर निकले, यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया और ये आपस में इस तरह से ऐड हो जाता है। तो हमें फर्स्ट स्टेप में ये उत्पाद मिलता है। इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये दोनों एस्टर ग्रुप जो हैं वो हाइड्रोलिसिस होकर के एसिड में बदल जाते हैं। इनके एसिड में बदलने के बाद में इसे हम हल्का सा हीट करते हैं, क्योंकि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 COH ग्रुप एक ही CH पर लगे हुए हैं। हल्का सा हीट करने पर यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक यहाँ से और एक यहाँ से निकल जाता है और हमें डिज़ायर्ड हमारा डाइबेसिक एसिड मिलता है। इसी तरह से नेक्स्ट ये था मेलानिक एस्टर से, इसी तरह से हम एसिटोएसिटिक एस्टर से, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एसिटोएसिटिक एस्टर है। इसमें भी सेम कंडीशन है, एक तरफ C डबल बॉन्ड O, एक तरफ C, ये वाला एस्टर ग्रुप है। तो इसके भी सोडियम सॉल्ट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, अब हम ये यहाँ पर जो N नंबर है वो अगर हम वेरी करें तो हम जो हमारा डाइबेसिक एसिड हमें चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके सोडियम सॉल्ट लेकर के इसकी मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं। डिज़ायर्ड हमको यहाँ पर CH2 नंबर लेना पड़ेगा, उससे हम जब NaI से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये इस तरह से बीच में ऐड हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस से ये जो एस्टर ग्रुप है ये सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाते हैं और कीटोनिक ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है अल्कोहल के फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अनसैचुरेटेड एसिड्स का हम ऑक्सीडेशन करें तो भी हमें हमारा डिज़ायर्ड डाइबेसिक एसिड प्राप्त होता है। जितने नंबर ऑफ हम CH2 ग्रुप यहाँ पर लेंगे उतने नंबर हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है इसको हमने HNO3 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन किया है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाते हैं और हमें इस तरह से नैनोलिक एसिड और एजोलिक एसिड प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम साइक्लिक एल्किनो से भी उनका ऑक्सीडेशन करें तो भी हमें डाइबेसिक एसिड प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें मेथड ऑफ सिंथेसिस कि हम इसे कहते हैं हम क्रम ब्राउन वॉकर मेथड। क्रम ब्राउन वॉकर मेथड में कैथोड्स और एनोड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करवा करके पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसमें हम पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं किसी भी एस्टर का, इस तरह से पोटेशियम सॉल्ट लिया जाता है और इसमें इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रोड की वजह से ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आयन है ये कैथोड पर पोटेशियम आयन हमें KOH देता है और एनोड पर ये जो कार्बोक्सिलिक एनायन बना हुआ है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर हमें इस तरह से ये हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होकर के और हमें कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही निकलती है और हमें जिस तरह से ये मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं इनका ये वाला जो है ये इसको अगर एक्सपांडेड फॉर्म में इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, एक्सपांडेड फॉर्म में इसी तरह से लिखा जाएगा और ये हमें लास्ट में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें सक्सेनिक एसिड देता है। अब इसके बाद में ये सारे थे मेथड ऑफ जनरल मेथड्स ऑफ सिंथेसिस किसी भी डाइबेसिक एसिड को बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं
केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन डाइबेसिक एसिड्स की। तो इनमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो COH ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ जनरली होती हैं। अगर हम इसकी सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो 2 सोडियम अटैच हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, जो कि एसिड का लेबोरेटरी टेस्ट भी है कि हमें जब एसिड लैब में दिया जाता है तो उसके जली विलयन में जब हम सोडियम मेटल डालते हैं तो बुदबुदाहट के साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है एस्टरीकरण, जो भी ये भी लैब का ही टेस्ट है, लैब में भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और उसमें जो रिएक्शन है वो इस तरह से है कि इथेनॉल के साथ में और H2SO4 डाल करके इसे जब हल्का सा हीट किया जाता है, जो COH ग्रुप है वो एस्टर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और हमें फ्रूटी स्मेल आती है। लेकिन सिंपल एसिड से डिफरेंस ये है कि इसमें जो भी रिएजेंट लगेंगे वो डबल क्वांटिटी में लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 COH ग्रुप हैं, इसलिए 2 C2H5OH के मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन है जो PCl5 की रिएक्शन है। इसमें PCl5 रिएक्ट करके हमें इस तरह से एसाइल क्लोराइड, सक्सिनॉइल क्लोराइड हमें प्रोडक्ट देता है सक्सिनिक एसिड के रिएक्शन में। हीट का इफ़ेक्ट, अगर हम इस पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने से इसमें अलग अलग तरह के प्रभाव हमें मिलेंगे अलग अलग पदार्थ के साथ में। ऑक्सैलिक एसिड को जब हम ऑक्सैलिक एसिड का जो पदार्थ होता है, हमें जो फैक्ट्रीज़ के थ्रू या केमिकली जो हमें मिलता है उसमें जल अणु जुड़े हुए होते हैं। ये जल अणु जब हम गर्म करते हैं 100 डिग्री पर तो सबसे पहली स्टेप में इसमें से जल अणु बाहर निकल जाते हैं और हमें ड्राई ये मिलता है, और गर्म करने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके हमें फॉर्मिक एसिड मिल जाता है। मेलानिक एसिड को गर्म करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड इसकी रिलीज़ हो जाती है और हमें एसिटिक एसिड मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन आप देखें यहाँ पर कि ये हमने सक्सिनिक एसिड लिया है। सक्सिनिक एसिड को जब हम 300 डिग्री पर गर्म करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और साइक्लिक एनहाइड्राइड बनते हैं। ग्लूटारिक एसिड में भी ग्लूटारिक एनहाइड्राइड बन जाता है और एडिपिक एसिड से भी जब हम ज़्यादा इसको गर्म करते हैं द टेम्परेचर इस पर, लेकिन यहाँ पर अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ में जैसे जैसे बड़ा मॉलिक्यूल होता जाता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है और वो अपने आप को और स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जब 4 कार्बन वाली ये श्रृंखला हमारे पास में आ गई एडिपिक एसिड की, तो इसको गर्म करने पे हमें ये कीटोनिक, यहाँ आप देख रहे थे एनहाइड्राइड में, लेकिन ये एनहाइड्राइड्स कंपैरेटिवली स्टेबल थे क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। इससे आगे जब हम चलते हैं 7 और 8 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होती, इसलिए वो रेडीली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ कर 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से और हायर पेमैलिक एसिड देख रहे हैं हम, वही टेम्परेचर है लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 6 मेंबर्ड, ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकल जा रहा है। अब इसके आगे हमने देखा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ थी, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने देखी है। अब यहाँ पर हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। इसके बाद हम जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी जनरल थी ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारे ही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होती हैं। अब हम इंडिविजुअल कंपाउंड्स की तरफ चल देते हैं। जैसे इंडिविजुअल कंपाउंड है हमारा पहला का ऑक्सैलिक एसिड, ये आपको ऑक्सैलिक एसिड, ये जनरली हमें नेचर में भी मिलता है और हमें लैब्स में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ये डाइबेसिक एसिड का पहला सदस्य है। इसका सबसे पहले हम देखते हैं बनाने की विधि। तो डाइसाइनाइड से साइनोजन जो है उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl मीडियम, तो ये हमें NH3 बाहर देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट हम देखें, इसको हम सोडियम फॉर्मेट से बना सकते हैं। जब हम सोडियम फॉर्मेट के 2 मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन रिलीज़ करके इस तरह सोडियम ऑक्जेलेट बना देता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करा के उसका कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेते हैं और फिर इसको डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बाहर मिलता है और हमें ऑक्सैलिक एसिड प्राप्त हो जाता है।
इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन उच्च ताप पर कराई जाए तो सोडियम फॉर्मेट बनता है, और ये सोडियम फॉर्मेट फिर HCl से रिएक्शन करवा करके तो हमें 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाते हैं और ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। इसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड जो हमारी शर्करा के किण्वन में हम देखते हैं, उसके ऑक्सीडेशन में भी हमें ऑक्सैलिक एसिड प्राप्त होता है। सुक्रोज से भी हम ऑक्सैलिक एसिड को बना सकते हैं। ये सारी विधियाँ ऑक्सैलिक एसिड बनाने की हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।